लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अल्लाह की अदालत में मेरा हाथ और जज साहब का गिरबान वो अच्छे आरोप की कहानी सुन ये आप जुडिशियल इंक्वायरी इंशाल्लाह इसकी जब भी वक्त आएगा करवाएंगे। पहले मेरे हल्के का लेकिन इन्होंने आरोप चेंज कर दिया, किसी एक मेरिट को टच नहीं किया गया। मेरिट्स की भी आपसे बात के सामने रख लेंगे कि केस की जिन सफ़ात की बात करते हैं ये आप वीडियो में भी देख सकेंगे। हम इस वीडियो में ये तमाम कागजात लगाएंगे। दिस इज नीडेड आगे फिर वजाहत की है बिकॉज ऑफ द सीरियस चार्जेस है ऑफ मिसकंडक्ट, यानी जो बंदा मिसकंडक्ट जिसके सीरियस चार्जेस हैं वो जिनकी पार्टी है जिनके नाम पे सबको वोट मिले हैं, जिनकी पार्टी है जिनके नाम पे सबको वोट मिले हैं, हम सबको वोट मिले हैं, डॉक्टर यासीन हैं और बहुत सारे लोग हैं, सलमान राजा हैं, कितनी बड़ी लीड से हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ रिव्यू के साथ मैं हूं मोहम्मद उमैर और आज हम बात करेंगे इंतखाबात 2024 के हवाले के, जिसकी के जो इंतखाबी उज़ादारियाँ थीं उसके नताइज अब आना शुरू हो गए हैं और ये नताइज भी उतने ही खौफनाक हैं जितने के 2024 के इंतखाबात थे। एक नतीजा आज से चंद रोज़ कबल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस सुल्तान तनवीर की जानिब से जारी किया गया है, जिसका ताल्लुक PP 145 लाहौर के इलाका शादरा से है, जिसके जो नताइज थे PP 145 के उसमें नून लीग के जो उम्मीदवार कामयाब हुए थे उनकी जो कामयाबी थी उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे इंजीनियर यासिर गिलानी उनकी जानिब से चैलेंज किया गया था। इंजीनियर यासिर गिलानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो आपकी इलेक्शन पिटीशन थी यासिर भाई, ये बताइएगा कि किन बुनियादों पर चैलेंज हुई, आया कि कोई फॉर्म 45 का जायज़ा लिया गया है या नहीं लिया गया और किन बुनियादों पर आपकी जो इलेक्शन पिटीशन थी उसको खारिज किया गया? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ऑर्डर पे ही बात करते हैं, किसी एक मेरिट को टच नहीं किया गया। अभी मेरिट्स की भी आपसे बात के सामने रख लेंगे कि केस किस तरह से है, यानी केस के ना फॉर्म 45 को देखा गया ना फॉर्म 48 को देखा गया, जो बाकी जमातों ने फॉर्म जमा करवाए जो मेरे से मैच करते थे उनको नहीं देखा गया, कोई एक चीज़ नहीं देखी गई। देखा गया तो ये देखा गया कि ओथ कमिश्नर ने रबर स्टैंप लगाई हुई है, टेस्टेड लिखा हुआ है और वेरीफाई किया या नहीं किया। लेकिन उसके अपने ऑर्डर के अंदर भी ये जो ऑर्डर जज साहब ने पास किया है उसके अंदर भी कॉन्ट्राडिक्शन है, वो मैं बताता हूँ किस तरह से है। ये 8 सफ़ों का उन्होंने ऑर्डर दिया है और ऑर्डर के अंदर वो सारी चीज़ें ये करते करते कि सेक्शन इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि पिटीशन वेरीफाई होगी और ये सिविल प्रोसीजर एक्ट की तरह की होगी, जो जिस तरह से सिविल प्रोसीजर जो है प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके मुताबिक CRPC के मुताबिक होगी, वो भी ठीक है। उसके बाद हमारे जो वकील साहब हैं मोहम्मद हसन चुटिया साहब, उन्होंने सारे दलाइल दिए। इन्होंने सबसे पहले मेरे इलेक्शन का सफ़ा 18 खुद अपने ऑर्डर में लगाया हुआ है। नाज़रीन, ये जो जिन सफ़ात की बात करते हैं ये आप वीडियो में भी देख सकेंगे। हम इस वीडियो में ये तमाम कागजात लगाएंगे जिसको आप खुद देख सकेंगे। जी यार सर, ये इलेक्शन पिटीशन का जब आप इलेक्शन पिटीशन दायर करते हैं तो उसका जो आखिरी सफ़ा बनता है वो सफ़ा 18 है। इसके ऊपर मेरे भी साइन है, लॉयर्स के भी साइन है। ये जो गोल्ड स्टैंप है ये नज़र आ रही है, ये ओथ कमिश्नर की स्टैंप है और ये नीचे लफ्ज़ अटेस्टेड लिखा हुआ है और फिर उसकी ओथ कमिश्नर का नंबर, लाइसेंस नंबर, उसकी लोकेशन, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये अटेस्टेड है, पिटीशन अटेस्टेड है। वो कहते हैं कि अलग से सर्टिफिकेट है नहीं है, या फिर ये है कि आपने उसने ये क्यों नहीं लिखा कि मैंने इस बंदे को पर्सनली जानता हूँ, सामने आके इसको किया या नहीं किया, जबकि वो भी किया हुआ है। शायद पता नहीं जज साहब भूल गए हैं या क्या है। जब आप इलेक्शन पिटीशन दायर करते हैं तो ये तो पिटीशन आ गई थ्रू लॉयर, उसके बाद एफिडेविट, मैंने एफिडेविट के अंदर सेम पिटीशन लिख रही थी। वो जितने भी पेजेस हैं ये देखिए, अगर यहाँ पे एफिडेविट, मेरा एफिडेविट है और सेम नोट से लेके सेम की सेम पिटीशन है। अच्छा, इसका भी सफ़ा जज साहब ने अपने लगाया हुआ है खुद, सफ़ा नंबर 28, ये आखिर पे जो उन्होंने खुद लगाया है कि ये देखिए। अब उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। ये सफ़ा 28 ज़रा क्लोज करके अगर देख लें, जिसमें जो कि मेरा पिटीशन का आखिरी सफ़ा अंडर ओथ है, क्योंकि वेरिफिकेशन जो तस्दीक है या ओथ होता है एडमिनिस्टर करना, वो तो हमेशा से एफिडेविट का होता है। CRPC का भी चोटिया साहब ने बताया कि CRPC के कानून के अंदर भी एफिडेविट है और जो हाई कोर्ट के रूल्स हैं उन्होंने वो भी पेश किए कि उसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ एफिडेविट्स का जिक्र है, पिटीशन का नहीं है। पिटीशन की टेस्टेशन है जो कि है, उसकी भी साइन है। एफिडेविट्स के अंदर ये उन्होंने लिखना होता है, जो ऑथ एडमिनिस्टर जिसको करना बोलते हैं वो लिखना होता है, और ये CRPC के रूल में भी है 139 में और हाई कोर्ट के रूल्स में भी है, ये भी उन्होंने बताया। तो जज साहब कहने लगे फिर ये जो सारे फैसले हमने इतने सारे कर दिए हैं तो क्या करें, वो रिवर्स कर दें।
तो वकील साहब ने कहा कि अगर कोई गलत आम हो रहा है और कोई ओवरलुक हो गई ये चीज़ तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, जहाँ हम बता रहे हैं। अब ये सफ़ा उन्होंने खुद लगाया हुआ है। यानी कि जज साहब के मुताबिक अगर एक गलती अब सामने आ गई है तो क्या उसको इस वजह से उन्होंने कहा भी ठीक ना किया जाए, नहीं तो इसकी वजह से बाकी भी सारे ठीक करने पड़ेंगे। हाँ मौजूद था, ये उन्होंने कमेंट्स में बात की। अच्छा, ये अब सफ़ा 28 लगाया, ये वो है जो कि पिटीशन ही उसी की पिटीशन की कॉपी है, जैसे सफ़ा पहले 18 था वो, अब ये मेरा अंडर ओथ है। अच्छा, इसके अंदर देखिए, इसमें वो सारी चीज़ों को फॉलो किया गया है। ये मेरे सिग्नेचर है 2 दफ़ा अंडर ओथ भी वेरिफिकेशन है। ये फिर गोल्ड स्टैंप ओथ कमिश्नर की है, और ये वो चीज़ है जिसको वो मानते हैं, इसको वो रुफिया में कहते हैं बड़ी स्टैंप। और उसके अंदर लिखा क्या हुआ है, वो जज साहब ने कहा था ना कि ये इसने क्यों नहीं लिखा कि मेरे सामने आया और ये यासर गिलानी मेरे सामने आया, ये उसने खुद लिखा, ये स्टैंप लगाई है और ये लिखा हुआ है डिक्लेयर्ड ऑन ओथ बिफोर मी। ये स्टैंप है, डिक्लेयर्ड ऑन ओथ बिफोर मी। आगे वो डेट है, ये डेट डाली हुई है नेम की जगह, और नेम उसने अपने आगे खाली जगह ना खुद खाली हाथ से लिखना था। उस ओथ कमिश्नर ने खुद लिखा हुआ है एम यासिर, बिल्कुल ऐसे। यासिर, फादर का नाम सैयद कदीर अहमद गिलानी, ये ओथ कमिश्नर ने लिखा हुआ, मैंने नहीं लिखा। लाहौर आइडेंटिफाइड बाय, उसने अपना नाम लिखा है नज़ीर, डेट डाली है, साइन है, और ये नीचे फिर उसने अगेन अपनी स्टैंप लगाई। अच्छा यासर भाई, अहम बात ये है कि अगर कहीं पे कोई टेक्निकल गलती थी, लेकिन आइन कहता है कि हुकूमत जो होगी वो चोज़न रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए जो है वो की जाएगी, वो उनके ज़रिए जो अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो किया जाएगा। अगर किसी जगह पर कोई इशू था, एक टेक्निकल रीजनिंग थी, तो उसके लिए आप नहीं समझते थे कि जज साहब को भी चाहिए था कि जो ओथ कमिश्नर थे उनको बुला लिया जाता, उनका नाम मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है, ओथ कमिश्नर को बुला लिया जाता? भाई इतनी बड़ी ज़्यादती है, ये नहीं कि केस को और के खुदा ना खासा एक मर्डर का केस है, वो कहते हैं कि मर्डर हुआ है, तो वो कहते हैं कि नहीं मर्डर हुआ है, उसने पिस्टल से गोली चलाई है। वो कहते हैं नहीं वो पिस्टल नहीं था, वो पिस्टल काले रंग का नहीं था, उसकी वो हैंडल जो है वो सुर्ख रंग का था। नहीं, वो पिस्टल नहीं था, वो रिवॉल्वर था। रिवॉल्वर था, या उसका हैंडल का फ़र्क था, तो ये उसने सही तरह से नहीं बताया, दाएं हाथ में था या बाएं हाथ में था या इतने फासले से था, तो उसकी बेस बना के कहें जी वो मर्डर ही नहीं हुआ। नहीं, ये कितना बड़ा इंसाफ का कत्ल किया है। आखिरी पेज में बता दूं, फिर मैं इसकी तरफ भी आता हूँ, मैं जो बता दूँ आखिरी पेज में फिर जो सर्विस होता है, एफिडेविट ऑफ सर्विस है, हमने हर किसी को इसकी पूरी पिटीशन की कॉपियाँ भेजी और फिर सर्विस लगाया कि हमने ये किया है। अच्छा, ये भी एफिडेविट है ना, यहाँ पे भी फिर मेरी सेम वही स्टैंप डिक्लेयर्ड ऑन ऑथ बिफोर मी। वो खुद कहता है, मेरा आईडी कार्ड देखा, उसने खुद देखा है, और जो सेकंड हमारे लायर वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो ये जब सारा कुछ उसने खुद किया हुआ है, डिक्लेरेशन दी हुई है, तो फिर अब इसके कहते हैं जी इसका अलग से कोई ले, तो अगर इसका अलग से लिखा है तो कोई तरीका अगर बता देते। अब आइन जो कहता है, एक्ट कहता है कि सीआरपीसी को फॉलो करें, सीआरपीसी कहता है कि आपने एफिडेविट्स को टेस्ट करना है, और हाईकोर्ट उसके ऊपर है, हाईकोर्ट भी पूरे का पूरा चैप्टर देख ले, वॉल्यूम जो भी अभी। अच्छा, बिल्कुल, हमने कोर्ट रिपोर्टिंग में देखा है कि बाज़ औक़ात जो दरख्वास्त होती है वो एतराज़ात के साथ जजेस जो हैं वो सुन लेते हैं और कहा जाता है कि इस एतराज़ को दूर कर दिया जाए। अक्सर मकसद इसका ये है ना कि वो पर्सन मैं ही हूँ, मोहम्मद यासर ने मोहम्मद यासर ने नहीं कर दिया, या किसी उमैर ने नहीं कर दिया, या किसी और ने नहीं कर दिया। अब सर गुजारिश ये है, जिस बात पे आप आए हैं, मैं क्योंकि सियासत का तालिब इल्म हूँ, ये हमारा पूरे का पूरा जो मुल्क है, निज़ाम है, ये चलता है हमारे आइन पाकिस्तान, और आइन पाकिस्तान का जो दिबाचा है, जो प्रियम्बल है, जैसे आपने बात की है, उसके सिर्फ 4 पैराग्राफ आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। जी बिल्कुल। सबसे पहला पैराग्राफ क्या है? Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him। अल्लाह की तरफ से जो हदूद की है कि हाकमियत तो अल्लाह की है पूरी दुनिया में, लेकिन जो लोग हैं वो उसके जो हक हुक्मरानी है वो अल्लाह ताला ने लोगों को दिया है, लोगों के है, और हदूद की के अंदर रहते हुए लोगों की हक हुक्मरानी है। लोगों ने हक हुक्मरानी इमरान खान को दिया था, जो मुझे वोट पड़े हैं। यासर गिलानी तो अपना वोट खुद को कास्ट नहीं कर सका, हमें तो उन्होंने कास्ट नहीं करने दिया, हम तो खुद साइड पे थे, तो वो तो इमरान खान के नाम पे वोट पड़े हैं। दूसरा, एंड वेयर इट इज द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू एस्टैब्लिश एन ऑर्डर। ऑर्डर किसने एस्टैब्लिश करना है? विल ऑफ पीपल। तो विल ऑफ पीपल, लोगों की राय, लोगों की मर्जी, लोगों की राय और मर्जी क्या है? लोगों ने 8 फरवरी को फैसला किया, वो मर्जी तो उन्होंने चेक ही नहीं की, वो भी चेक नहीं किया, उसके स्पिरिट पे नहीं आ रहे, उसकी रूह पे नहीं जा रहे। तीसरा पैराग्राफ देखें आइन का, कितना और ज्यादा ये स्टेप बाय स्टेप वाज़ेह करता चला जा रहा है। ये आइन का दिबाचा है। वेयर इन द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर्स एंड अथॉरिटी, जो पावर्स हैं और अथॉरिटीज हैं, एक्सरसाइज कौन करेगा? किसके? थ्रू द चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, लोगों के मुंतखब नुमाइंदे करेंगे। यहाँ पे लोगों के रिजेक्टेड नुमाइंदे कर रहे हैं, जो चूजन नुमाइंदे उनको ऊपर केसेस किए हुए हैं। इमरान खान है, जिनकी पार्टी है, जिनके नाम पे सबको वोट मिले हैं, हम सबको वोट मिले हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, और बहुत सारे लोग हैं, सलमान राजा हैं, कितनी बड़ी लीड से हुए हैं। मेरा केस है, इवन मरीम नवाज खुद हारी हुई है। यानी जो चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बाहर हैं,
और जो रिजेक्टेड है वो, जो मुक्तदरा के जिन्होंने और उन्होंने किया है, जो एस्टैब्लिशमेंट के मंसूर नजर है फॉर्म 47 वाले, वो सारे अंदर ले हैं। अच्छा नाजरीन, इसमें मैं ये भी आपको बात बताता चलूँ, जो सबसे मैंने लाहौर के मुख्तलिफ हलकों का, अगर आप मेरा चैनल देखते रहे हैं आपको पता होगा मैंने मुख्तलिफ हलकों का सर्वे भी किया था, हमने नताइज भी दिए कि हमारा क्या ख्याल है कि कौन जीतेगा। तो पीपी 145 वो हलका है जिसमें इलेक्शन कमीशन के अपने पेपर्स भी नहीं मिलते। एक तो असल फॉर्म 45 है जो कि यासर गिलानी साहब के मैंने खुद भी देखे हैं। अब यासर गिलानी साहब के जो फॉर्म 45 हैं वो जमात इस्लामी के भी वही हैं, वो मरकज़ी मुस्लिम लीग के भी वही हैं, और जो टीएलपी है उसके भी वही हैं। इनके तीनों के साथ मैच करते हैं। लेकिन अब उसमें अगला फ्रॉड जो है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपने फॉर्म 45 बनाए हैं बाद में, उसमें इनको जो है वो तकरीबन 2000 वोटों से हराया गया। लेकिन उसी इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म 47, फॉर्म 48 है, उसमें जो है वो उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं उसके वोट जो है वो 2000 मजीद बढ़ गए हैं। यानी कि इलेक्शन कमीशन का ही फॉर्म 45 जो है वो, या जो इनके मुखालिफ उम्मीदवार हैं समीउल हसन, उनको जता रहे हैं 2000 से, और जो फॉर्म 47, फॉर्म 48 है इलेक्शन कमीशन का, वो तकरीबन 4000 वोटों से हरा रहा है। ये सब कैसे हुआ, ये भी यासर भाई से पूछते हैं कि ये इनके साथ इलेक्शन जो फ्रॉड था वो हुआ कैसे, और फॉर्म 45 में रद्दोबदल कैसे किया गया। सर देखिए, मैं आपने बिल्कुल सही बात की। अब आते हैं मेरिट्स के ऊपर, यानी किस चीज़ को जज साहब ने कंसिडर नहीं किया। विल ऑफ द पीपल को कंसिडर नहीं किया। मेरे हल्के के लोगों ने जो वोट दिया है उसकी बेतौकीरी की। इसके लिए मैं आपका भी मशकूर हूँ, हम आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि हमारा आइन हमें ये कहता है जमहूरियत की बात करें, लोगों की बात करें, चूजन रिप्रेजेंटेटिव की बात करें। टोटल पोलिंग स्टेशन थे 168 तमाम पोलिंग स्टेशन के असल फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है। शायद ये पंजाब का वाहिद हल्का है जो केस के अंदर, क्योंकि 1, 2, 5 आगे पीछे हो जाते हैं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे मौजूद है ओरिजिनल। टीएलपी ने 90 से ज़्यादा अपने फॉर्म मुझे जमा करवाए, कोर्ट में जमा करवाए, पार्टी बनी उनको, हमने उनको सबको पार्टी बनाया, रूल है कि सबको पार्टी बनाए। टीएलपी ने अपने ओरिजिनल फॉर्म 45 90 से ज़्यादा जमा करवाए, सारे मेरे से मैच करते हैं, कोई एक भी नहीं है जो मेरे से मैच नहीं करता है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने अपने फॉर्म जमा करवाए, और फिर जमात इस्लामी ने अपने फॉर्म ओरिजिनल जमा करवाए, जो कि सारे मेरे फॉर्म्स के साथ मैच करते हैं। नंबर 1, इन सारे फॉर्मों के मुताबिक मेरे वोट बने 40,588 और समीउल्लाह खान के 34,460, 6,128 की लीड से मैं जीता। मेरे ही मुखालिफ उम्मीदवार टीएलपी के उम्मीदवार ने टीवी पे आए, वीडियो स्टेटमेंट जारी की कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन यासर गिलानी जीता है और जो जीता है उसको सीट दी है, ये ज्यादती कर रहे हैं। उनका वीडियो स्टेटमेंट मौजूद है टीएलपी के उम्मीदवार का, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जमात इस्लामी के उम्मीदवार का वीडियो स्टेटमेंट मौजूद है कि इलेक्शन जीता है, हुआ है, इलेक्शन में हम सब ने हिस्सा लिया, लेकिन मेरे मुखालिफ उम्मीदवार जीते, यासर गिलानी है, उसी को जिताया है, ये समीउल्लाह खान को जिता रहे हैं, वो भी मौजूद है। तीसरे जो उम्मीदवार है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के, उन्होंने अपने फेसबुक के ऊपर लिख के लगाया कि हम यासर गिलानी के मैंडेट चुराने की शदीद मजम्मत करते हैं, यानी सब ने लगाया, ये फैक्ट हो गए। अब आते हैं दूसरी तरफ, अब हम इलेक्शन कमीशन की बात मानते हैं। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 लगा दिए वेबसाइट के ऊपर, हमने वो सारे फॉर्म 45 डाउनलोड किए वहाँ से। एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा, जैसे पेपर होता है बच्चों को समझने के लिए, उसमें जब हमने अपने और इनके देखे तो 17 फॉर्म उन्होंने बदले हुए थे, और बाद में उन्होंने चेंज करने के लिए जो आगे जहाँ पे जमा शीट है जहाँ चेंज करते हैं, वो 17 की बजाय 4000 का फ़र्क डाला था, 22 में फ़र्क डाला। तो अब यूँ कहिए कि जो टोटल 168 में से 146 पोलिंग स्टेशन है, मैंने जो फॉर्म दिए ओरिजिनल वो, और जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे वो तो सेम हो गए, बाकी 22 का सेम हो गए, 22 का फर्क आ गया। 146 में मेरे 34,000 और समीउल्लाह खान के 30,000 थे। अब जब बाकी में ऐड किए 22, ओरिजिनल में मेरे बन गए 40,500 और उसका 34,000, ठीक है, 6,128 की मेरी लीड, आपकी लीड बनी। 5 पोस्टल बैलेट इसके अलावा वो भी मेरी फेवर में, इनको 0 वोट वहाँ से मिला। अच्छा जी, अब ये हो गया। अब जब इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 45 अलग अलग आए, सबको जमा करें, तो उन्होंने मेरे वोट को चेंज नहीं किया। फॉर्म 45 जो टेम्पर करके बनाया है उसमें 17 फॉर्म चेंज किए हैं समीउल्लाह खान के, उन 17 में वोट उसके बढ़ा दिए हैं, 34 से ले गए हैं 42,560 पे, और मेरा 40,560 ही रखा है। यानी कि आपके फॉर्म 45 नहीं बदले, सिर्फ समीउल्लाह खान के जो फॉर्म 45 और उसका वोट, यानी मुझे फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन का देखें तो 1972 वोटों से हराया गया। अच्छा, जब ये बात हुई, अब अंदर से हमें पता चला, कोई फरिश्ता आया, उसने कहा नहीं, यासर गिलानी को 4,500 वोटों से हराओ, क्योंकि 4,000 से ज़्यादा पे रिकाउंट नहीं है। अब लेकिन ये उस पर चेंज कर चुके थे, थके हुए थे या क्या वाला, इन्होंने कहा वो तो हो गया, सो हो गया। अब फॉर्म 48 है जमा शीट, जैसे आपके पास कोई हिसाब आए
रिजल्ट शीट मिलता है ना बच्चों को, बिल्कुल। मैथ में कितने नंबर हैं, साइंस में कितने हैं, फलां। अब ये है इलेक्शन पोलिंग स्टेशन 1 यासर गिलानी के इतने, समीउल्लाह के इतने, पोलिंग स्टेशन 2, ये फॉर्म 48 है जो सारे हर पोलिंग स्टेशन पे हर उम्मीदवार का रिजल्ट होता है, वो जमा कर रहा होता है। हर फॉर्म 45 ही लिखना होता है, वो जमा शीट है। जब फॉर्म 48 पे लिखने लगे, उन 17 से वो उनका पेट नहीं भरा, तो 5 और भी ऐड करके 22 में, यानी कि 17 के मुताबिक जो लीड बन रही थी उनकी वो तकरीबन 2000 से कम बन रही थी। उन्होंने कहा नहीं इसको बढ़ाया ताकि रिकाउंटिंग भी ना हो। 5 और डाल के, टोटल 5 और डाल के, अब 22 में फ़र्क डाल के, अब इनके अपने जो फॉर्म 45 हैं वो 22, और जो इनके अपने फॉर्म 48 हैं उसमें 22 में फ़र्क है अपने में। और वहाँ पे मुझे फॉर्म 48 पे हरा रहे हैं 4316 पे। यानी इलेक्शन कमीशन की भी अपनी कौन सी जुबान माने। एक पे वो कह रहा है फॉर्म 45 पे कि यासर गिलानी को हमने 1972 से हराया, दूसरे पे कहता नहीं 4316 से रहा है। तो इनका अपना रिकॉर्ड ही मैच नहीं कर। तो ये सारी चीज़ें हमने लगाई। अच्छा, मैंने भी ये फॉर्म 45 जो है वो देखे हैं, फॉर्म 48 देखा है। इसमें अब एक और, जब आप फ्रॉड करते हैं तो वो उसकी जो झूठ जो होता है ना उसके पाँव नहीं होते। अब इसमें हुआ क्या है, उसमें हुआ ये कि जब इन्होंने इस तरह से फॉर्म 45 को तब्दील किया तो अब PP 145 के ऊपर जो कौमी असम्बली का हल्का था, अब आप उसके जब वोटों का तयन करते हैं, उनका जायज़ा लेते हैं, तो हुआ ये है कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ही तकरीबन 8000 के करीब जो लोग हैं वो इलेक्शन के दिन वोट कास्ट करने तो आए हैं, और उन्होंने सूबाई हल्के का वोट दिया है, लेकिन कौमी असम्बली के ऊपर किसी को वोट नहीं दिया। अब क्योंकि फ्रॉड किया हुआ है, एक जगह आप एक चीज़ को किसी तरीके से सेट करते हैं तो दूसरी जगह जो है वो ख़राब हो जाती है। तो ये बताइए, ये कौमी असम्बली के जो फ़र्क आया ये कितने का आया? ये भी वही 6000 का फ़र्क आया है। मैंने ये पूरा एनालिसिस लगाया हुआ है कि जिस पोलिंग स्टेशन के ऊपर, मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस पोलिंग स्टेशन के ऊपर मुझे 245 वोट मिले और समीउल्लाह को मिले थे 138, ठीक है, उसके ऊपर फॉर्म 45 के ऊपर जो ECP ने लगाया, मेरे 245 से रखे, उनके समीउल्लाह के कर दिए 138 से 625 कर दिए, 625 कर दी। और जब फॉर्म 48 किया तो मेरे 245 से कम करके 133 कर दिए, और उसके 625 से और बढ़ा के 660 कर दिए। यानी वो फिर वहाँ पे भी फर्क आया। अच्छा, फिर जब मैंने ये वाला कंपैरिजन दिया कि इसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर अब देखें कि कौमी असम्बली में कितने वोट पड़े हैं, तो कौमी असम्बली में जो वोट पड़े हैं वो 605 टोटल वोट। अब इसमें कौमी असम्बली में मैंने टोटल वोट लिखे, 528 इस स्टेशन पर टोटल वोट पड़ा था जो फॉर्म 45 कहता है ओरिजिनल। NA का जो फॉर्म 45 हमने लिया उसके ऊपर टोटल वोट कितने हैं, वो भी 528 है। मेरा भी वोट और 528 जो वहाँ इलेक्शन कमीशन से मिला बराबर है। लेकिन जो ECP ने कह के लगाया जिसके मुताबिक 1015 कर दिया, 1015 कौमी असम्बली में चेंज नहीं किया, क्योंकि इन्होंने अकल की जरूरत है ना, वो RO अलग था, ये RO अलग था। इन्होंने मेरे जो फॉर्म चेंज किए हैं वो और स्टेशनों के थे, NA के फॉर्म और स्टेशनों के चेंज किए, तो NA के ऊपर भी 5 टोटल वोट तो स्टेशन पे 528 पड़ा है। NA पे भी उतनी पर्ची, एक कैंडिडेट जाता है सूबाई की पर्ची मिलती है और दूसरी मिलती है कौमी। सारी बात है, जो भी एक इलेक्शन वोट कास्ट करने जाता है वो MNA के उम्मीदवार को भी वोट देता है, MPA को भी देता है। एनालिसिस दिया। और फिर फॉर्म 46 एक होता है जिसके अंदर बैलेट पेपर की तादाद होती है, हमने वो भी बताई है कि वहाँ पे भी 528 है, 528 निकल रही है। 46 जो फॉर्म 46 है NA का, वहाँ पे भी ये 528 ही है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जिस तरह से बताया आपको कि 1015 कर दिए, आगे जाके 998 कर दिए, तो ये सारी की सारी इन्होंने चेंजेस की हैं। कौमी असम्बली के में भी यानी उन 22 पोलिंग स्टेशनों पे कौमी असम्बली के जो NA 117 के वोट हैं वो उतने ही जितने मैं कह रहा हूँ, लेकिन इन्होंने वोट बढ़ा के 6000 वोट बढ़ा, बल्कि 8000 बढ़ा, क्योंकि मेरी मार्जिन लीड भी कवर की तो उन्होंने 8000 वोट उन्हीं पोलिंग स्टेशनों में बढ़ा दिए। तो ये इनकी जालसाजी है। अच्छा, अब इसमें यह भी था, क्योंकि आपको ये पता है कि ये जो 2024 का इलेक्शन था इसमें जो ROs थे वो ज़िलाई अफसरान लगाए गए थे। अब इस हलके में जो जहाँ पे इंजीनियर यासर गिलानी साहब ने इलेक्शन लड़ा और समीउल्लाह खान उनके मद्दे मुकाबल थे नून लीग की जानिब से, उसमें जो RO थे उनको इस इलेक्शन से तकरीबन 2 माह कबल सज़ा सुनाई गई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया गया था। 8 पेजेस की एक उनके खिलाफ इंक्वायरी थी और इस इंक्वायरी की रिकमेंडेशन दी गई थी, उनके खिलाफ PIDA एक्ट के तहत कार्रवाई का कहा गया था। वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे यासर गिलानी साहब से कि वो क्या मामला था और वो इनके खिलाफ जो कार्रवाई थी इसके बावजूद इनको फिर क्यों लगा दिया गया, और ये फिर आया कि ऐसा कंप्रोमाइज्ड हुए ये, और इस वक्त ये जो आपके RO थे इस वक्त किस पोजीशन पे है, हालांकि इनके खिलाफ तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन थी कि इनके खिलाफ PIDA एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये वो स्टोरी है जिसके लिए हम काजी फायजी साहब के पास गए, सलमान न्याजी साहब गए और उमर न्याजी की, जिस पर उस तरह बड़ा डांटा कि ये RO हमने अच्छे लगाए, वो अच्छे RO की कहानी सुन।
ये आप जुडिशियल इंक्वायरी इंशाल्लाह इसकी जब भी वक्त आएगा करवाएंगे। पहले मेरे हल्के का आरओ कोई और था, लेकिन इन्होंने आरओ चेंज किया। अब आरओ किसको लगाया? समीउल्लाह खान जो कि उस्मा बुखारी के खामन है, समीउल्लाह का एक दोस्त है जो उसके ऊपर सारी इन्वेस्टमेंट करता है, तफैली बट उसका नाम है, आई विल टेक हिज नेम एंड आई विल शेम हिम। वो जो सारे पैसे लगाता है, उसके टेक्निकल कॉलेजेस। अब पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल कॉलेज में मोहम्मद हफीज़ है जो आरओ था, और ये तकरीबन उस तफैली बट का तफैली बना हुआ, उसका टाउट बना हुआ। इवन उसके घर के बच्चों को छोड़ने जाता रहा, उसके साथ आना जाना, इसके टेलीफोन रिकॉर्ड्स चेक करें, इसके मुलाजम के साथ, इसके फैमिली टर्म। तो उसने कहा भाई इलेक्शन अगर जीतना है तो जो समी के ऊपर पैसे लगाता है तो फैली बट ने कहा इसको लगवाओ। और इन्होंने अपना चैनल यूज़ करके उस वक्त जो भी सेटअप था निगरान गवर्नमेंट, इन्होंने पहला आरओ चेंज करवा के इस मोहम्मद हफीज़ को अपने बंदे को आरओ लगवाया। अच्छा, जब इसको आरओ लगाया तो 1 महीना पहले, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, इस आरओ के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी। वो मेरे पास है 8 सफ़ों की, मैंने पिटिशन में लगाई हुई है। पिटिशन में गलत चीज़ तो नहीं लगा सकता। 8 सफ़ों की इंक्वायरी है, रिपोर्ट है, और उसका सिर्फ अगर आप कंक्लूजन सुन लेना, सिर्फ रिकमेंडेशन जो है वो पढ़ के सुना दें, सिर्फ अगर 4 लाइनों की रिकमेंडेशन है, अगर वो पढ़ लें। द इन्वेस्टिगेशन बाय द कमेटी फाउंड स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर एविडेंस, एज अ रिजल्ट देयर इज नो रूम ऑफ डाउट, कोई शक की गुंजाइश नहीं है, टू रिकमेंड करते हैं दैट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स बी प्रॉम्प्टली इनिशिएटेड अगेंस्ट मिस्टर मोहम्मद हफीज़ के खिलाफ। ये मोहम्मद हफीज़ साहब जो हैं वो इंजीनियर यासर गिलानी के हल्के में आरओ थे, उसके खिलाफ ये इंजबाती कार्रवाई की जाए। डिप्टी सेक्रेटरी पीबीडी पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द पीड एक्ट के तहत की है। दिस इज नीडेड, आगे फिर वजाहत की है, बिकॉज ऑफ द सीरियस चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट, यानी जो बंदा मिसकंडक्ट जिस पे सीरियस चार्जेस हैं वो, एंड फ्रॉड, और फ्रॉड भी कर रहा है वो, फ्रॉड या भी है, दैट हैव बीन फर्मली एस्टैब्लिश्ड, जो कि बड़ी मजबूती से साबित हो गया है। और ये नाजरीन, ये जो इंक्वायरी है ये उन्होंने जब ये फराइज सर अंजाम दिए हैं आरओ के, उससे सिर्फ 2 महीने पहले, एक महीना 12/11/2023 को उनके खिलाफ ये इंक्वायरी आई है, और 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ। और ये आरओ जब बने हैं, आरओ 12वें महीने में आरओ डिक्लेयर 12 को आरओ डिक्लेयर, यानी कि 1 महीना भी नहीं अभी हुआ, 1 महीना से 1-2 दिन पहले आरओ बन गया। यानी उसके ऊपर सीरियस किस्म की वो फ्रॉडिया है, मिसकंडक्ट किया उसने, और कोई गुंजाइश नहीं है कि इसको रखा जाए, इसके खिलाफ फौरन पीड़ा। यानी कि ये कार्रवाई भी जो इनके खिलाफ रिकमेंडेशन आई है, उसी निगरान हुकूमत ने खुद ही, उनकी हुकूमत में इसके खिलाफ ये आई, और उसी हुकूमत ने फिर इसको दोबारा आरओ लगा। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी थी ना, और सारे लोगों ने 8 सफ़ों की इंक्वायरी है, एक सबूत लिखा हुआ है। वो ऐसा जिन है आरओ कि वो उसने प्रेस्टन यूनिवर्सिटी कोहाट से MBA की डिग्री ली है, यहाँ रोजाना अपनी ड्यूटी भी करता था, और कोहाट सुबह पढ़ने भी जाता था, उड़ के फिर वापस भी आ जाता था। यानी वो फ्रॉड किस्म की उसने डिग्री खरीदी है, और वहाँ से लेके, और आजकल उसको इनाम के तौर पे उसी आरओ को, ये भी मैं आपके ब्रेक करता हूँ, आजकल PBT के अंदर उसे एजाजी तौर पे सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज भी दिया गया, यानी उसे तो नवाज दिया गया। तो ये इनका तरीका है इनको नवाजने का, लोगों को जिस तरीके से इन्होंने ये सारे काम किए हैं। तो आरओ भी, तो ये जो मेरा केस है, ये मेरे फॉर्म 45 के एतबार से, दूसरी पार्टियों के फॉर्म जमा करवाने के एतबार से, एविडेंस के एतबार से, तमाम लोगों ने मेरे इसके अंदर एफिडेविट दिए हैं, हर पोलिंग स्टेशन के पोलिंग एजेंट ने एफिडेविट दिए हैं उनके एतबार से। और फिर टेस्टेशन मैंने आपको बताई, जिसका बहाना बनाएगा वो, और कमिश्नर कहता है ये टेस्टेशन हम करते हैं, यही हमने किया है टेस्टेशन, यानी हर एतबार से। फिर उसके बाद हमने रिकॉर्ड जिस तरह से लगाए साथ कि ECB क्या अपना रिकॉर्ड टैली नहीं करता, फिर मैंने उन्हीं पोलिंग स्टेशनों के NA का रिकॉर्ड भी साथ लगाया कि वहाँ पे भी वो जो रिकॉर्ड है टोटल वोट का, वो PP का मेरे साथ मैच करता है, इनके फॉर्म से मैच नहीं करता, बिल्कुल ECB के फॉर्म 45 से भी नहीं करता, और फॉर्म 48 से भी नहीं करता, वो भी सारा कुछ लगा दिया। इतना ब्लैक एंड वाइट केस कोई हो नहीं सकता। नाज़रीन, ये देखें, आपने सुना कि 1.5 साल से जो फ्रॉड की कहानी थी इलेक्शन 2024 की, जो कि इलेक्शन से पहले शुरू हुई और फिर इलेक्शन के दौरान जारी रही, और अब तक जारी है, कि उनकी जो तहकीकात हैं वो भी नहीं की गई। तमाम शवाहिद हमने आपके सामने रखे। इंशाल्लाह जल्द एक और प्रोग्राम के जरिए आपसे मुलाकात होगी। जी सर, आखिरी चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पे तो हाई कोर्ट पे जाते हैं ना, चेक करके जाने देते हैं, पुलिस है, अर्दली है, बाकी लोग हैं। अर्दली वैसे तो असल अर्दली बैठा हुआ है, लेकिन वो बड़ा इनका निज़ाम है कि हाई कोर्ट में जज साहब आ गए, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जजेस का किया जाए, एहतराम होना चाहिए, लेकिन जो जजेस इंसाफ के कातिल हैं, जिस तरह से मेरे मामले में इंसाफ का कत्ल हुआ, एक अदालत लगनी है अल्लाह के। जब अल्लाह की अदालत होगी तो मेरा काम है, मुझे हुक्म एज़ान ला मैं तो आवाज़ ही बुलंद कर सकता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अल्लाह की अदालत में मेरा हाथ और जायज साहब का गिरबान।
जी बिल्कुल, ये अपना हक महफूज रखते हैं और इंशाल्लाह जल्द एक नए प्रोग्राम के ज़रिए आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।